आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स के सेकंड पार्ट में, जो कि 12th क्लास फिजिक्स का है। और इसमें जो है इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन को हिंदी में बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, गोलीय दर्पण को बोला जाता है स्फेरिकल मिरर, और प्रकाश का अपवर्तन होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में कई टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है। तो यह एक तरीके का विकिरण है जो हमारे आँख को संवेदित करता है, जिससे कि हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, तो उस चीज़ को हम प्रकाश कहते हैं। या फिर साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का हर जो वस्तु होती है वो प्रकाश को बाहर निकालती है। तो जो भी वस्तु प्रकाश को बाहर निकालती है वो किसी न किसी सतह से परावर्तित होकर के हमारी आँखों तक आती है, हमारे आँखों तक पहुंचती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों तक वो किरणें पहुंचती हैं, तो हमें वो चीज़ दिखाई देती है। इसीलिए उजाले वाले कमरों में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन जिस कमरे में अंधेरा होता है वहाँ की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि उस वस्तु में से चल के निकलने वाली किरणें हमारी आँखों तक नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है, तो लाइट इज़ अ एनर्जी, इंग्लिश में बोलेंगे कि लाइट इज़ अ एनर्जी विच गिव सेंसेशन टू व्यू द ऑब्जेक्ट। ये एक तरीके की एनर्जी है, ये एक तरीके की ऊर्जा है प्रकाश, जिससे कि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या होती है, एक तरीके की ऊर्जा होती है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, जो कि किसी वस्तु को देखने में सहायक होता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। इसको देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले एक तल बनाएंगे हम लोग, ठीक है, जहाँ से प्रकाश परावर्तित हो रही, इसको परावर्तन तल कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड प्लेन कहते हैं। इस पर एक रे इधर से इंसिडेंट होती है और एक रे इधर की तरफ इस पे पड़ने के बाद यहाँ से निकल जाती है, और इसके ठीक 90 डिग्री पर एक लाइन जो रहता है, इस तल के 90 डिग्री पे जो लाइन रहता है उसको अभिलंब बोला जाता है, इंग्लिश में नॉर्मल बोला जाता है। तो ये नॉर्मल है, जो कि तल के कैसे होता है, ठीक 90 डिग्री पर होता है। उससे किसी एंगल पर एक रे अंदर आती है और दूसरे एंगल से बाहर चली जाती है। तो जो रे आती है उसको इंसिडेंट रे बोला जाता है, हिंदी में आपतित किरण बोलते हैं। जो वापस चली जाती है, किसी तल पे पड़ने के पश्चात वापस चली जाती है, तो उसको परावर्तित किरण कहते हैं या फिर रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। जो कि किसके किसके बीच बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। इसी तरीके से परावर्तन कोण होता है, जिसको कोण आर बोला गया है, ये होता है परावर्तन कोण। इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो किसके किसके बीच बनता है, वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके लॉ ऑफ, अब इसके बाद क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हिंदी बोलेंगे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के क्या नियम हैं, परावर्तन के इसके दो नियम हैं। सबसे पहला कि IR मतलब इंसिडेंट रे, RR मतलब रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, और नॉर्मल मतलब अभिलंब। ये तीनों के तीनों एक ही तल में होने चाहिए, ये पहला नियम है। ये तीनों के तीनों किस में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। प्लेन मतलब एक हॉरिजेंटल प्लेन होता है और एक वर्टिकल प्लेन होता है। तो अगर इंसिडेंट रे वो हॉरिजेंटल में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी हॉरिजेंटल में होगा और नॉर्मल भी हॉरिजेंटल में होगा। और अगर IR वर्टिकल में है तो RR भी वर्टिकल में होगा और नॉर्मल भी वर्टिकल में होगा। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि एंगल I हमेशा एंगल R के इक्वल होता है। मतलब कि जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण वो दोनों बराबर होता है। जितने एंगल से लाइट आएगी किसी तल पे पड़ेगी, उतने ही एंगल से फिर वो बाहर निकल जाएगी, उतने कोण से वो बाहर निकल जाएगी। इंसिडेंट रे जितने एंगल से आ रही है उतने ही एंगल से नॉर्मल से निकलेगी। यही चीज़ क्या है, सेक्स का सेकंड नियम।
तो ये हो गया सेकंड नियम कि एंगल आई हमेशा किसके इक्वल होता है, एंगल आर के। नेक्स्ट है कि स्पेरिकल गोलीय दर्पण, स्पेरिकल मिरर, ये क्या होता है, अगर हम कोई भी गोल चीज़ ले लें, कोई भी गोल दर्पण ले लें, उसको बीच से ऐसे काट देते हैं तो केवल इतना जो उसका पोर्शन है ये गोलीय बन जाता है। तो और इस पर कोई भी लाइट पड़ती है तो लाइट इस पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण। अब ये दो तरीके का होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं, इंग्लिश में उत्तल दर्पण कहते हैं। इसकी खास बात ये होती कि इसको कैसे परावर्तन, इसमें परावर्तित कैसे होती है किरण, इसके एक तरफ जैसे इस तरफ से हम लोगों ने इसको ऐसे काट दिया तो इधर के जो दूसरी तरफ की जो परत है इसकी, इस पर हम लोग कुछ कलई कर देते हैं, कोई भी काला पेंट लगा देते हैं। जैसे आप लोगों ने शीशे में देखा होगा, शीशे में भी पीछे की तरफ काला पेंट लगा होता है, तभी आप जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो वो आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। तो ठीक उसी तरीके यहाँ पे भी कुछ पेंट वगैरह काला पेंट लगा देते हैं तो इधर से जो भी रेज़ आती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ऐसे ही इसमें कॉन्वेक्स में कैसे होता है, कॉन्वेक्स में जो है ये उभरा हुआ तल जो होता है यहाँ से परावर्तित होती है किरण और अंदर की तरफ कलई होती है, और इसमें क्या होता है कि अंदर की तरफ से रिफ्लेक्ट होता है और जो उभरा हुआ पोर्शन होता है वहाँ पे कलई की होती है। इसमें ठीक इसका उल्टा होता है। तो ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए क्या है कि सबसे पहला तो ये है कि कॉनकेव मिरर है। इसमें ये मिरर हो गया, मिरर के ठीक एक सेंटर में लाइन जाएगी जिसको कि प्रिंसिपल लाइन बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। हिंदी में मुख्य अक्ष कहते हैं और इंग्लिश में प्रिंसिपल लाइन कहते हैं। प्रिंसिपल लाइन कहते हैं। अब इस प्लेन के सेंटर में जहाँ से मुख्य अक्ष इसको काटता है इस पॉइंट को पोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पॉइंट पी को बोला जाता है पोल, हिंदी में कहेंगे ध्रुव। और अगर हम इस पूरे सर्किल को पूरा करते हैं तो इसका एक सेंटर बनेगा। इस जो आधे कटे हुए चीज़ है इसको अगर हम पूरा ऐसे सर्किल बनाएं तो ये एक पूरा सर्किल बनेगा। उस सर्किल का जो सेंटर होगा उसको बोला जाएगा वक्रता त्रिज्या, इंग्लिश में बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की ठीक आधे दूरी पर फोकस होता है जिसको फोकस पॉइंट कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक उसी तरीके से इसमें भी हो गया। इसमें भी क्या है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। इसमें ये आपतित किरण थी और ये सारी की सारी परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तन का ये नियम होता है कि जो भी मुख्य अक्ष के समांतर जो सीधी रेखाएं आती हैं वो मिरर पे पड़ने के बाद फोकस से होकर के जाती हैं। तो देखिए इसमें भी फोकस से होके जा रही है, इसमें भी कहाँ से होके जा रही है, फोकस से होके जा रही है। ये उत्तल दर्पण के लिए हो गया। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। फोकस दूरी को हम लोग एफ से दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर या कैपिटल आर, किसी बुक में कैपिटल आर दिया रहता है, किसी बुक में स्मॉल आर दिया रहता है। तो फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की ठीक आधी दूरी पर होता है, तो इसलिए F = R/2 होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो गया, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक इसके ठीक आधी दूरी पर फोकस होता है। तो ये फोकस और इस पोल की दूरी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी बराबर होता है R/2। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नेक्स्ट इसमें हम लोग को साइन कन्वर्जन लेना है कि हम लोग कोई भी चाहे उत्तल दर्पण रखा हो गोलीय, चाहे अवतल दर्पण रखा हो, तो साइन कैसे लेंगे। तो जो भी चीज़ें हम लोग मुख्य अक्ष पर लेफ़्ट साइड में लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं और जो भी राइट साइड में लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। या फिर वाई एक्सेस में अगर हम लोग कोई चीज़ ले रहे हैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे और नीचे की तरफ नेगेटिव लेंगे। तो ये वैल्यू रखने का तरीका है। लेफ़्ट एक्स एक्सेस पर लेफ़्ट साइड में माइनस और एक्स एक्सेस में राइट साइड पे प्लस, वाई एक्सेस में ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस साइन लेंगे। इसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन अक्सर पूछा जाता है और एक फार्मूला का जो फोकल लेंथ का फार्मूला है गोलीय दर्पण का वो इसी चीज़ से आता है।
तो आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से तैयार करना है। इस डेरिवेशन को कैसे बनाएंगे, हमने एक अवतल दर्पण ले लिया, कॉनकेव मिरर ले लिया, इसके लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, ये ले लिया, इसके सामने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ओ डैश, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इससे हम लोग दो किरण निकालेंगे। एक किरण ठीक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दूसरी किरण ठीक वक्रता केंद्र से होके जाएगी, ये वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी। तो जो भी ये नियम होता है, जो भी लाइन मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, वो फोकस से होकर के जाती है। और जो भी किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है, वो वैसी की वैसी उस पर पड़ने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो एक ये किरण गई, ये ऐसे गई, दूसरी किरण ऐसे गई, फिर रिफ्लेक्ट होकर उसी दिशा में वापस चली गई। तो इसका जो इमेज बना वो बना आई डैश, ये इसका इमेज बन गया उल्टा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बिंदु ए, जहाँ पे ये पड़ा है, इसको बिंदु ए कहते हैं। बिंदु ए से एक छोटा सा अभिलंब डाल देते हैं मुख्य अक्ष पर, जिसको पॉइंट एन कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ओ हो गया ऑब्जेक्ट का, पॉइंट सी हो गया वक्रता केंद्र का, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, आई हो गया इमेज का पोजीशन, एफ हो गया फोकस का पोजीशन, एन हो गया जो इस पर अभिलंब डाला गया, और पी हो गया पोल। तो अब हम लोग इसको लेंगे पी ओ, ये जो डिस्टेंस है इसको -u बोलेंगे। मैंने आपको भी साइन कन्वर्जन पहले बताया कि जो भी चीज़ें नेगेटिव -x एक्सेस में लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। तो क्योंकि जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ है, इमेज भी इसी तरफ है, इसका जो इमेज बन रहा है आई, तो दोनों नेगेटिव साइन लिया गया है, -u और -v। पीसी भी ऐसे क्या हो जाएगा -r, फोकस भी इसका इसी तरफ है, तो ये हो जाएगा -f। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दो ट्रायंगल में देखेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल ओ डैश और सी, और अगला ट्रायंगल देखेंगे आई डैश। ये दोनों ट्रायंगल हैं और दोनों इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, समकोणिक एक जैसे मतलब त्रिभुज हैं। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, इसके लंब और इसके लंब में, इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर में, इसके बेस और इसके बेस में। तो इसका परपेंडिकुलर हो गया ओ डैश, इसका परपेंडिकुलर हो गया आई डैश, तो उसको हमने लिख दिया ओ डैश अपॉन आई डैश। इसी तरीके से अगला जो इसका बेस है वो क्या है, ओ सी है या सी ओ है। इसका बेस क्या है, सी आई है, तो सी ओ अपॉन आई सी हो गया। इसी प्रकार से हम लोग अगला ट्रायंगल लेंगे। ये ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल ये हो गया आई डैश एफ, और अगला ट्रायंगल हो गया ए एन एफ। ये दो ट्रायंगल इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, दोनों एक जैसा ट्रायंगल है। इसके भी परपेंडिकुलर, ये दोनों जो परपेंडिकुलर है इसको कंपेयर करेंगे, और ये जो इसका बेस है इसके भी बेस को, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। तो जब दोनों के बेस और परपेंडिकुलर को कंपेयर करेंगे तो ये निकल के आएगा NA अपॉन आई डैश इज इक्वल टू NF अपॉन PI। और आप लोग देखेंगे ध्यान से कि जो ये NA है, जितनी हाइट इसकी है उतनी ही हाइट ओ डैश है, तो हम लोग NA की जगह पे ओ डैश लिख सकते हैं। तो हमने जब इसको लिख दिया तो ये नया इक्वेशन बन गया। अब हम लोगों का एक इक्वेशन ये है ओ डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल टू सी ओ अपॉन आई सी, एक हो गया ओ डैश अपॉन NF अपॉन FI। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम लोग क्या मानते हैं कि ये जो पॉइंट N है वो P के बहुत पास है, तो हम लोग N न लिख करके N को अब P कंसीडर कर लेंगे। हम लोग N को क्या मान लेंगे कि वो कहाँ पर है, ठीक P पॉइंट पर है, क्योंकि उनके बीच की दूरी बहुत कम है। तो जब ऐसा कर देंगे तो NF बदल जाएगा PF में, तो यहाँ पे NF की जगह पे हम लोग इक्वेशन में लिख देंगे PF। अब ये सारी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, CO की वैल्यू निकालेंगे, IC की वैल्यू निकालेंगे, PF की वैल्यू निकालेंगे और FI की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब CO की वैल्यू निकालनी है, तो CO ये डिस्टेंस है CO, इसको निकालने का तरीका क्या है, ये PO में से PC घटा देंगे तो हमें ये दूरी मिल जाएगी। PO में से कितना घटा देंगे, PC, तो वही चीज़ किया गया है, PO में से PC को घटा दिया तो CO मिल गया। अगला हमें निकालना है IC हमें डिस्टेंस निकालना है, ये IC डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे,
PC में से PI को माइनस कर देंगे तो हमें केवल ये डिस्टेंस मिलेगा। ये PC यहाँ से यहाँ तक है और PI यहाँ से यहाँ तक है, इन दोनों को घटा देंगे तो हमें CI इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोगों ने लिख दिया PC माइनस PI। PF को ऐसा ही रहने देंगे और उसके बाद FI की वैल्यू कैसे निकालेंगे, PI में से PF को माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये हमने वैल्यू लिख दी। और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने पहले ही PO, PI, PC, PF सबकी वैल्यू निकाल के ये रखी हुई है। इसकी PO की वैल्यू -U है, PI की वैल्यू -V है, PC की वैल्यू -R है। ये सारी वैल्यू उठा के हम लोगों ने साइन के साथ रख दिया। अब इसको हम लोगों ने फिर अगले पेज पर इसको सॉल्व किया। तो इस तरह से सॉल्व करने पर हमको ये इक्वेशन मिलेगा। अब इसमें से हम लोग इन दोनों इसको एक तरफ ले लेंगे और UV को इक्वेशन के एक तरफ ले लेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा हमें। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में UV और F से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा करने पर FV/UVF हो जाएगा, FU/UVF हो जाएगा और UV/UVF हो जाएगा। तो इसमें से F और VV कैंसिल हो जाएगा, इसमें से FF और UU कैंसिल हो जाएगा, इसमें UV कैंसिल हो जाएगा, इसमें UV कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1/U + 1/V = 1/V। ये आपका फॉर्मूला हो गया कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप लोग खुद ट्राई करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कब होता है कि जब परावर्तन तो तब होता था जिस माध्यम से प्रकाश आती थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी, जिस मीडियम से आती थी उसी मीडियम में वापस लौट जाती थी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पहले लाइट अगर एयर से में आती थी तो सतह पे पड़ने के बाद वो फिर वापस एयर में चली जाती थी, मगर इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ऊपर का मीडियम अलग होता है और नीचे का मीडियम अलग होता है। तो लाइट एक मीडियम से आती है दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, तब इस चीज़ को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसको क्या बोला जाता है, प्रकाश का अपवर्तन, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश चली जाती है। और ऐसा करने पर उसका कोण बदल जाता है और उसका वेग बदल जाती, प्रकाश का वेग बदल जाता है और प्रकाश की दिशा बदल जाती है। लाइट की स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाता है। ये देखिए, ये आपकी सतह हो गई जहाँ से प्रकाश जिस पे पड़ रही है, लाइट जिस पे पड़ रही है इस 90 डिग्री पर ठीक नॉर्मल है, जिसको हिंदी में अभिलंब कहते हैं। इस पर रे पड़ी, इसको इंसिडेंट रे बोला गया, हिंदी में आपतित किरण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो मैंने आपको बता दिया, आपतन कोण, पहले के वीडियो में। और जो लाइट एंटर कर जाती है दूसरे मीडियम में उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, अपवर्तित किरण। नॉर्मल और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको एंगल R बोला जाता है और एंगल R को हिंदी में कहते हैं अपवर्तन कोण। उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। और इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गया R, ये हो गया I। और ये दोनों एंगल अलग अलग होते हैं। अब इसके भी लॉ होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के भी नियम होते हैं, इनके भी नियम होते हैं। दो नियम हैं, जैसे अपवर्तन के नियम थे वैसे इसका भी नियम है कि IR मतलब इंसिडेंट रे, RR मतलब रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल मतलब अभिलंब। ये तीनों की तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। मतलब अगर एक चीज़ वर्टिकल में है तो वर्टिकल प्लेन में ही होना चाहिए, हॉरिजेंटल में है तो ये तीनों भी हॉरिजेंटल में ही होंगे। और अगला क्या है, स्नेल्स लॉ। इसको एक चीज़ और भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। सेकेंड नियम को क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। स्नेल का क्या कहते हैं कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंट का I होता है और R होता है उसका साइन का रेशियो एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन में अंतर ये है, सबसे पहला परावर्तन जिस माध्यम से में प्रकाश आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है,
जबकि इसमें क्या होता है कि जिस माध्यम में प्रकाश आता है उसी माध्यम में वापस नहीं जाता बल्कि दूसरे माध्यम में चला जाता है। तो ये दोनों में अंतर हो गया। उसमें प्रकाश का वेग और दिशा नहीं बदलती, इसमें प्रकाश का वेग बदल जाता है और दिशा भी बदल जाती है। उसमें केवल दिशा बदलती है परावर्तन में और वेग नहीं बदलता, वेग वही रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, वेग बदल जाता है। ये दोनों में अंतर हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक है कि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है? सपोज़ करिए कि पहले मीडियम फर्स्ट में था, फर्स्ट मीडियम से लाइट सेकेंड मीडियम में गया, तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1/2। आप लोग इधर देखिए कि पहले लाइट इधर से आया फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में एंटर कर गया, तो स्नेल्स लॉ क्या कहेगा कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1/2, जो कि एक कांस्टेंट है। अब क्या हो रहा है कि हम इसको किसी तरीके से रिवर्स करा दे रहे हैं, मतलब ये वापस जा रही है किरण। तो अब की बार किरण ऐसे नीचे से किधर जा रही है, ऊपर की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, नया इक्वेशन क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू 2n1। मतलब माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रही है, मीडियम सेकेंड से मीडियम फर्स्ट में जा रही है। और इसके ऊपर वाले में क्या हो रहा था, फर्स्ट से सेकेंड में जा रही थी, दूसरे में क्या हो रहा है, सेकेंड से फर्स्ट में जा रही है। ये हो गया आपका अगला नियम। अब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे तो ये साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू 1n1 इंटू 2n1 हो जाएगा। यहाँ साइन आर से साइन आर कट गया, साइन आई से साइन आई कट गया, केवल 1 बचा। तो 1 इज इक्वल टू 1n2 इंटू 2n1, या फिर क्या लिख सकते हैं कि 2n1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1n2। अगर मान लीजिए अब तीन मीडियम हो जाएं, सपोज़ करिए कि लाइट 3 मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग मीडियम है। सपोज़ करिए एयर, वाटर और ग्लास 3 तरीके के मीडियम हो गए। तो उस समय जो रिवर्सिबिलिटी का इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इज इक्वल टू 1। ये हो गया। इसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को किस तरीके से समझेंगे कि देखिए इसमें जो माध्यम है, ऊपर की तरफ ग्लास है, नीचे की तरफ एयर है। मतलब ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। सघन और विरल माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश को चलने में थोड़ी सी रुकावट का सामना करना पड़े, जिसमें लाइट को चलने में थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलता है, उसको हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। जिसमें लाइट आसानी से चलता है उसको रेयर मीडियम कहते हैं। तो ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है, एयर हमारा रेयर मीडियम है। तो लाइट किधर आ रहा है, डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है। लाइट किधर की तरफ जा रहा है, डेंसर से रेयरर की तरफ। तो जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो नॉर्मल से दूर जाएगा, और जब रेयरर से डेंसर जाता है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है लाइट, और जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाता है तो नॉर्मल से अवे हो जाता है। तो जो एंगल आई छोटा सा एंटर करेगा, मगर जो रिफ्लेक्ट रे होगा वो एंगल ज़्यादा होगा, आई की वैल्यू आर से ज़्यादा होगी। फिर क्या करते हैं कि अगले वाले में थोड़ा सा हम लोग और एंगल बढ़ा देते हैं, आई क्या जो वैल्यू है बढ़ा देते हैं, इंसिडेंट एंगल और बढ़ा देते हैं। तो ये ठीक इधर से नॉर्मल से 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होता है। तो जिस एंगल पर रे डेंसर से रेयरर में जाने पर 90 डिग्री पर नॉर्मल से रिफ्लेक्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इसको सी से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब उस समय जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, साइन सी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू GNA, मतलब ग्लास टू एयर में जा रहा है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हो जाएगा 1 वैल्यू। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल वो होता है जिसमें जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन वो नॉर्मल से 90 डिग्री पर होता है। इसके बाद बात आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये होता है
कि जब डेंसर से रेयर की तरफ लाइट जाता है तो क्रिटिकल एंगल से अगर हम थोड़ा सा और ज़्यादा एंगल बढ़ा देते हैं इंसिडेंट रे का, तो वो रेयरर टू डेंसर ना आ करके डेंसर से वापस डेंसर में जाता है। ठीक है, डेंसर से रेयरर में मतलब ग्लास से एयर में लाइट नहीं आई, ग्लास में ही आई और ग्लास में ही वापस चली जाती है। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन होने लगा, मतलब अपवर्तन की जगह पे क्या होने लगा, परावर्तन होने लगा। जिस माध्यम से लाइट आ रही है उसी माध्यम में वापस चली जा रही है। तो इस चीज़ को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये केवल तभी संभव है जब लाइट डेंसर मीडियम से सघन माध्यम से वापस सघन माध्यम में जाए, डेंसर मीडियम से वापस किधर जाए, फिर वापस डेंसर मीडियम में जाए। तो इस चीज़ को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और क्रांतिक कोण क्या होता है, जब भी सघन से विरल की तरफ आ रहा है और रिफ्लेक्शन आपका रिफ्रैक्शन कैसा होने लगे, अपवर्तन कैसा होने लगे, अभिलंब से 90 डिग्री पर, तो इसको बोला जाता है कि उस कोण को बोला जाता है क्रांतिक कोण। और ये तभी पॉसिबल है, और इसको कराने के लिए हम लोग हमेशा किधर से किधर की तरफ जाते हैं, सघन से विरल की तरफ। विरल से सघन की तरफ क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं पॉसिबल है। इसके कई एग्जाम्पल हैं कि हीरे में चमक का कारण भी क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मिरेज जो होता है, मरीचिका जो रेगिस्तान में होती है कि लोगों को वहम हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है, पेड़ की छाया को वो लोग तालाब का पानी समझ लेते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। तो ये हो गया आज आपका एक पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको आप लोग बैठ करके तैयार करिए।